हेलो प्यारे बच्चों, तो हम इस वीडियो में लेकर आ चुके हैं क्लास 10 का साइंस का सबसे पहला नंबर चैप्टर रासायनिक समीकरण और अभिक्रिया। इस चैप्टर में हम लोग देखेंगे सब्जेक्टिव क्वेश्चन, वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि आपका 2025 का एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए आप इस वीडियो को अंत तक देखिए और अपने सारे दोस्तों के पास भी शेयर कीजिए। तो फिर देखिए क्या है सबसे वीवीआई क्वेश्चन। इसमें संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है, संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है, एक उदाहरण देना है। ठीक है, देखिए वैसे रासायनिक समीकरण जिसमें अभिक्रिया एवं उत्पादों के प्रत्येक तत्व के परमाणु की संख्या बराबर होती है उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे देखिए वैसे रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारक, अभिकारक क्या है, अभिकारक ये है। ठीक है, अभिकारक और उत्पाद, उत्पाद के परमाणु की संख्या, यानी नीचे जो आप देख रहे हैं 2 और 2, ये सब परमाणु की संख्या है, इसको ये सब परमाणु की संख्या जो है बराबर होती है, उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ चुका होगा। इसको कहते हैं हम लोग अभिकारक और इसको कहते हैं हम लोग उत्पाद। ठीक है, बढ़िया। अगला नंबर सवाल, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है? इसको हम लोग संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। ठीक है, इसको तो हम लोग इसको संतुलित करना क्यों आवश्यक है? तो देखिए द्रव्यमान संरक्षण नियम के अनुसार, देखिए द्रव्यमान संरक्षण नियम जो कहता है उसका नियम क्या है? वही नियम कहता है रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक एवं उत्पाद के द्रव्यमान समान होते हैं, बराबर होते हैं। इसलिए अभिकारकों और उत्पाद के द्रव्यमान को समान करने के लिए यानी बराबर करने के लिए समीकरण को संतुलित करना आवश्यक होता है। एक बार फिर से ध्यान दीजिए, द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार रासायनिक अभिक्रियाओं में अभिकारक एवं उत्पादों के द्रव्यमान समान होते हैं। ठीक है, बराबर होते हैं। इसलिए अभिकारकों एवं उत्पादों के द्रव्यमान को समान करने के लिए, बराबर करने के लिए समीकरण को संतुलित करना आवश्यक होता है। ठीक है बच्चों, उम्मीद आपको समझ में आ चुका होगा। अब देखिए तीसरा नंबर सवाल वीवीआई क्वेश्चन है, इसलिए आपको ध्यान देना पड़ेगा। वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है? वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है? देखिए मैग्नीशियम रिबन की ऊपरी सतह पर, ठीक है, ऊपरी सतह पर धूल कण और भी कुछ ऑक्साइड मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत जम जाती है, इसलिए उसको साफ किया जाता है। किससे? तो उसको रेगमाल से रगड़ कर साफ किया जाता है ताकि आसानी से जल सके। अब देखिए हम लोग किताबी भाषा में, मैग्नीशियम धातु सामान्य ताप पर नम वायु की उपस्थिति में मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। ठीक है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है जो मैग्नीशियम रिबन के ऊपरी सतह पर जमा रहता है, यानी मैग्नीशियम रिबन का ऊपरी सतह में जमा हो जाता है। ऊपरी सतह में नमी की वजह से, ताप की वजह से, और उसका उपस्थिति में मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। ठीक है, और उसका ऊपरी सतह पर जमा हो जाता है, इसलिए इसे वायु में जलाने से पहले रेगमाल यानी सेरस पेपर से रगड़कर साफ किया जाता है ताकि आसानी से ऑक्सीजन से संयोग कर सके। ठीक है बच्चों, आपको ये भी क्वेश्चन समझ में आ चुका होगा। अब देखिए अगला नंबर सवाल, जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबाया जाता है तो विलयन का रंग क्यों बदल जाता है? जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबाया जाता है तो विलयन का रंग क्यों बदल जाता है बच्चों? देखिए इसका आंसर है, लोहे की कील कॉपर सल्फेट के विलयन से कॉपर को विस्थापित कर देता है यानी उसको हरा देता है। विस्थापन किसे कहते हैं? जब एक तत्व दूसरे तत्व के यौगिक को हराकर खुद उसका स्थान ले लेता है, उसको कहते हैं विस्थापन अभिक्रिया, यानी उसको कहते हैं हम लोग विस्थापन, यानी एक जगह से दूसरे जगह हो गया, उसको क्या कहेंगे? तो विस्थापन। जो एक जगह से दूसरे जगह जा रहा है उसको कहेंगे हम लोग विस्थापन। ठीक है, इसमें देखिए लोहे की कील कॉपर सल्फेट के विलयन से कॉपर को विस्थापित कर देता है और आयरन सल्फेट बनाता है। आयरन सल्फेट बनने के कारण कॉपर सल्फेट का गहरा नीला रंग मलिन हो जाता है और हल्के रंग में बदल जाता है, इसको कहेंगे हम। तो इसका उदाहरण देखिए, CuSO4 कॉपर सल्फेट प्लस Fe आयरन। ठीक है, और आयरन सल्फेट प्लस कॉपर। देखिए कॉपर सल्फेट और आयरन, फिर इधर देखिए फेरस सल्फेट और आयरन, विस्थापन हुआ ना जी। यहाँ कॉपर सल्फेट ये इसमें था ये दोनों, और इधर आ गया फेरस सल्फेट, यानी विस्थापित कर दिया कॉपर को, इधर अकेले ही कर दिया। ठीक है, अब देखिए अगला नंबर सवाल क्या है,
आपको इसमें संतुलित करने के लिए भी सीखना है, इसीलिए आप इस क्वेश्चन को भी एक बार ध्यान दीजिएगा, ठीक है। इसमें निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रिया का संतुलित समीकरण लिखना है। हाइड्रोजन ऑक्सीजन, इसमें आपको समीकरण संतुलित करना है। संतुलित करने के लिए आपको सीखना है, क्योंकि इसमें से भी 3 या तो 5 नंबर का सवाल रहता है, 2 नंबर का सवाल रहता है, इसलिए आपको ध्यान देना है, ठीक है। बढ़िए, अब 7 नंबर क्वेश्चन, वियोजन अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया के विपरीत क्यों कहा जाता है? इन अभिक्रिया के लिए समीकरण लिखना है, ठीक है। आप इसको एक बार ध्यान से सुन लीजिए। वियोजन अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया के विपरीत क्यों कहा जाता है? इन अभिक्रियाओं के लिए समीकरण लिखना है बच्चों। इसको आप सुनिए एक बार ध्यान से, ठीक है, समझ लीजिए क्वेश्चन को। संयोजन अभिक्रिया में 2 या 2 से अधिक पदार्थ संयोग करके एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, जबकि वियोजन अभिक्रिया में एक पदार्थ टूटकर 2 या 2 से अधिक नए पदार्थ का निर्माण करता है। इसलिए वियोजन अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया के विपरीत कहा जाता है। फिर से एक बार, संयोजन अभिक्रिया में 2 या 2 से अधिक पदार्थ संयोग करके एक नए पदार्थ का निर्माण करता है, ठीक है। जबकि वियोजन अभिक्रिया में क्या होता है, एक पदार्थ टूट जाता है और 2 या 2 से अधिक पदार्थ निर्माण करता है। इसलिए वियोजन अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया के विपरीत कहा जाता है। संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं? जब 2 पदार्थ मिलकर एक पदार्थ का निर्माण करता है, और वियोजन में जब एक पदार्थ टूटकर 2 या 2 से अधिक पदार्थ का निर्माण करता है, तो इसको कहते हैं हम लोग संयोजन अभिक्रिया, ठीक है, यानी वियोजन अभिक्रिया। आपको इसमें भी समझ में आ चुका होगा। अब देखिए 8 नंबर सवाल, ऊष्माशोषी एवं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के क्या अर्थ हैं? एक एक उदाहरण दें। देखिए ऊष्माशोषी अभिक्रिया क्या होता है? वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का शोषण होता है, ऊष्मा का ह्रास होता है, ऊष्मा का कमी होता है, उसको कहेंगे हम लोग ऊष्माशोषी अभिक्रिया, ठीक है। जैसे N2 + O2 मिलकर क्या बना, तो 2NO, ठीक है, 2NO बना, जिसमें O2 इसमें 2 था तो इसमें 1 हो गया, ठीक है। 43.2 के इसमें N2 नाइट्रोजन 2 है और O2 1, ठीक है। जिसमें ऊष्माशोषी अभिक्रिया किसे कहेंगे? तो वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का शोषण होता है, ऊष्मा का ह्रास होता है, उसे ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। बढ़िए, अब ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया किसे कहते हैं? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया के बाद अभिक्रिया के दौरान ऊष्मा उत्पन्न होती है, उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया के दौरान ऊष्मा भी उत्पन्न होती है, उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। जैसे C + O2 CO2, ठीक है। बढ़िया, अगला नंबर सवाल, शोषण को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं? आपको बताना है शोषण को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं। तो शोषण को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया इसलिए कहते हैं क्योंकि देखिए, भोजन में उपस्थित कार्बोहाइड्रेट टूटकर ग्लूकोज बनाता है, ग्लूकोज ऑक्सीजन से मिलकर हमें ऊर्जा देता है, अर्थात शोषण अभिक्रिया में ऊर्जा निकलती है, और तो शोषण अभिक्रिया को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। जैसे कि हम लोग को अगर ताकत चाहने के लिए ताकत हम लोग को चाहिए, ताकत हमको किसके माध्यम से मिल रहा है ताकत? तो हम लोग को ताकत किसके माध्यम से मिल रहा है? भोजन के द्वारा हम लोग को ताकत मिल रही है। अगर हम लोग को भोजन ना मिले तो हम लोग अपना फ़ोन को भी ना उठा सकते हैं, हम लोग ना लिख पाते हैं, ना हम लोग पुस्तक को भी नहीं पढ़ सकते। यानी हम लोग पर मतलब हम लोग को ताकत ही नहीं चलेगी तो हम लोग कुछ भी काम कैसे कर सकते हैं? इसीलिए शोषण को इसी प्रकार समझना है, शोषण को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं। देखिए, भोजन में उपस्थित कार्बोहाइड्रेट टूटकर ग्लूकोज बनाता है, ग्लूकोज ऑक्सीजन से मिलकर हमें ऊर्जा देता है, ग्लूकोज ऑक्सीजन से मिल जाता है और हम लोग को ऊर्जा देता है, यानी शक्ति देता है, अर्थात शोषण अभिक्रिया में ऊर्जा निकलती है। शोषण अभिक्रिया में क्या, तो ऊर्जा निकलती है, अतः शोषण अभिक्रिया को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है बच्चों। देखिए, ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है? C6H12O6 + CO2, फिर क्या बना, तो 6CO2 + 6H2O + ऊर्जा भी बना, ठीक है। देखिए, अब अगला हम लोग बढ़ जाते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए 15 नंबर सवाल है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उपचयन अपचयन को रेडॉक्स अभिक्रिया भी कहते हैं, क्यों?
अथवा रेडॉक्स अभिक्रिया क्या है, उदाहरण द्वारा समझाना है। देखिए, उपचयन अपचयन अभिक्रिया हमेशा साथ साथ होती है, इसलिए इसे रेडॉक्स अभिक्रिया भी कहते हैं। सिंपल सी भाषा, उपचयन अपचयन अभिक्रिया हमेशा साथ साथ होती है, इसलिए इसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। रेडॉक्स अभिक्रिया क्या है, तो उपचयन अपचयन अभिक्रिया हमेशा दोनों साथ साथ होती है, इसलिए इसको रेडॉक्स अभिक्रिया भी कहते हैं। ठीक है, तो आपको ये भी समझ में आ चुका होगा। तो ये आज का वीडियो ख़त्म हुआ दोस्तों, नहीं आज का ये अंतिम क्वेश्चन ये ख़त्म हुआ। तो हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो पर, और जो भी इस चैनल में फर्स्ट बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और अपने सभी दोस्तों के पास शेयर करेंगे, क्योंकि इसमें इम्पोर्टेंट 2025 में जो क्वेश्चन आने वाला है उसको मैं बताने वाला हूँ। ठीक है, इसमें से ज़रूर 1-2 सवाल रहेंगे, इसलिए आपको ये वीडियो को अंत तक देखना है और सारे क्वेश्चन को भी समझ लेना है और अपने कॉपी में भी नोट करना है। ठीक है, और सभी को याद करना है, इसीलिए आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना है और अपने सारे दोस्तों के पास भी शेयर करना है। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट भी कीजिए। ठीक है, ताकि मैं भी मोटिवेशन हो सकूं कि आप कितना तत्पर है हमारे चैनल से। तो हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो पर, तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे चैनल पर। ठीक है।